नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, इनको हमारी मस्जिदों से, हमारे हिजाब से, हमारे खाने से या हमारे मदरसों से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें अगर से मसला है तो हमारी आइडेंटिटी से, हमारी शनाख्त से, जिसको ये मिटाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन हुक्मरानों की कठपुतलियों से ये कहना चाहती हूँ, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अब ये जान लो, ये लगातार ये नैरेटिव फैलाते हैं कि मुसलमान खवातीन जो है सप्रेस्ड और ओप्रेस्ड है। मैं उनसे ये भी कहती चलूं कि कदम ब कदम इस नफरत की सियासत के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये जमाना हमें कमजोर नहीं कर सकता, ये फिस्ताई ताकतें हमें कमजोर नहीं कर सकती। मैं इन फिस्ताई ताकतों से ये कह दूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे इन हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। मैं शुक्रगुजार हूं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने मुझे अपने इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया और एक बेहतरीन मुद्दे पर जो सेव द रिपब्लिक कैंपेन चला रहे हैं। वाकईतन आज ऐसे मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेशक हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। चंद ही दिन गुजरे हैं हमें आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाते हुए। हमारा देश आज़ाद हुआ 75 साल हो चुके हैं। हमारे बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानियों और मुशक्क़त से मिली है हमें ये आज़ादी। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी मुफाद के लिए नहीं लड़ी थी ये लड़ाई, बल्कि हिंदुस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक देश के लिए ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जहां पर हर हिंदुस्तानी को इक्वल राइट्स टू ऑल के साथ अपनी जिंदगी बेखौफ होकर जी सके। मैं आप सबसे और अपने आप से ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्या हम सच में आज़ाद हैं? आज जो हालात हैं हमारे इस देश में, इन फिस्ताई सोच रखने वाले हुक्मरानों ने हमें मजहब के नाम पर बांटकर अपनी सियासत को मजबूत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमसे हर कोई चीज छीनी जा रही है। सच बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, हक पूछने की आज़ादी छीनी जा रही है, खाना खाने की आज़ादी छीनी जा रही है, यहाँ तक कि क्या पहनना है उसकी आज़ादी तक छीनी जा रही है। फिर हम क्या सच में आज़ाद हैं? हमारी सोसाइटी को आज कमज़ोर, बहुत कमज़ोर किया जा रहा है कि वो सवाल पूछने से डरते हैं, एहतिजाज करने से ये डरते हैं। मैं इन फिस्ताई ताकतों से ये कह दूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे इन हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकते। मैं ख़ास करके अपने बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आबादी बानू, जिसे हम बी अम्मा के नाम से जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने दोनों बेटे शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ये मुसलमानों में पहली औरत थी जिसने बुर्का पहनते हुए आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी। इस दौर में भी हमारे दरमियान ऐसी दलेर ख़वातीन माएँ मौजूद है, जैसे रांची में गुस्ताख रसूल के एहतजाज के दौरान एक 16 साल के नौजवान लड़के को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब वो माँ से जाकर पूछते हैं उस बेटे के बारे में, तो वो कहती है कि मुझे फख्र है मेरे बेटे पर कि उसने जालिमों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और शहादत हासिल कर दी। जब तक हमारे मुल्क में ऐसी माएँ जिंदा है, हमारे हौसले और बुलंद और जिंदा होंगे। हमें अगर इस देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो सवाल पूछना जरूरी है
एहतजाज करना जरूरी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये राइट हमें हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें दिया है। हमारा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये फिस्ताई ताकतें कमजोर और बदलने की कोशिश कर रही है। हमारा ये देश किसी एक की जागीर नहीं है, ये सबको बराबरी का हक देता है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की मुदाखलत कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ऐसे मूवमेंट्स को हिस्सा होना होगा जो लोगों के अंदर बेदारी, एक हौसला और एक उम्मीद पैदा कर सके कि हाँ, मैं अपने हक के लिए खड़ा हो सकता हूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मैं मेरे हक के लिए खुद खड़ा हो सकता हूँ। मंजिलें रास्ते पर खड़े रहने से नहीं मिलती, मंजिलें रास्ते पर खड़े रहने से नहीं मिलती। मंजिलें अगर पाना है तो रास्ते पर से गुजरना होगा, वो रास्ता चाहे कितना क्यों ना मुश्किल हो। लोगों की ये खामोशी की वजह से जालिमों का जुल्म न्यू नॉर्मल हो रहा है। जैसे बिल्किस बानो के ही केस में अगर से हम ले लें तो ये क्रिमिनल्स को रिहाई पर सम्मानित किया जाता है, हार पहनाया जाता है, यहाँ तक कि मिठाई खिलाई जाती है। इसे ऐसा पेश किया जाता है कि उन्होंने कोई गुनाह ही ना किया हो, कि ये पर्सनालिटीज हो। जो लोग इनको गुनहगार नहीं मानते, ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोग भी गुनहगार हैं। आज जब से ये पार्टी हुकूमत में आई है, तब से हम लोग देख सकते हैं कि जो जुल्म करता है वो जेल की सलाखों के बाहर होता है, और जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे डराने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे कि तीस्ता सेटलवाद को 70 दिन गुजरात दंगे फसादात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। मगर ये बेवकूफ लोग ये नहीं समझ सकते कि 70 दिन में किसी के हौसले नहीं तोड़े जा सकते। ये टूटने वाले हौसले नहीं है, ये बुलंद होने वाले हौसले हैं, और यही हौसले फिस्ताई ताकतों को राज नहीं आती। आज हमारे देश में औरतों के ऊपर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है, रेप केसेस लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये पार्टी ने बहुत जुमलेबाजी करके पावर में आए थे। औरतों के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये फिर उनका जुमला गलत हो गया। उन्हें एक्चुअली कहना चाहिए था औरतों के सम्मान में बीजेपी मैदान में नहीं, रेपिस्ट को बचाने में बीजेपी मैदान में, वो चाहे उन्नाव हो, कठुआ हो, हाथरस हो या गुजरात ही क्यों ना हो। ये क्राइम नहीं तो क्या है? 5 महीने प्रेग्नेंट औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, फिर उसके हाथों से उसकी 2 साल की बच्ची को छीनकर उसका सर कुचलकर उसे मार दिया जाता है। उसके सामने उसकी बहन और उसकी माँ की इज्जतों को छन्नी किया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है देखने पर, और उसके अन्य घर वालों को मार दिया जाता है। ये क्राइम नहीं तो फिर क्या है? और फिर बिल्किस को लहूलुहान हालत में वहीं पे छोड़ दिया जाता है, ये सोचते हुए कि वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। वो जिंदा थी ये खौफनाक दास्तां बयां करने के लिए, वो जिंदा थी। एक सर्वाइवर से एक फाइटर का एक मुश्किल सफर तय किया उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार मुसलमान बहनों और बेटियों के हक के बारे में बात करते हैं। वो बहुत फिक्रमंद होते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत फिक्र है मेरी मुसलमान बहनों और बेटियों की। आज कहाँ है वो? क्यों खामोश है?
जब ये बहन हक की गुहार लगा रही है तो कहाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री? क्यों कुछ नहीं बोलते? कहाँ है वो भाई जब उनकी बहनों को जरूरत है? बेटियां सिर्फ कहने से नहीं बचती, और खास करके जब वो माइनॉरिटीज और मुसलमान की बेटियां हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन व्रत धारण कर लेते हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 दलित बच्चियों के साथ इज्जत लूटी गई, फिर उनके साथ गला घोट कर मार कर झाड़ों पे उनकी लाशों को लटका दिया गया, मगर फिर भी एक आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी बचाओ कह देने से बेटियां नहीं बचती। बेटियों को बचाने के लिए उन जालिमों को खिलाफ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ना कि उनको रिहा करके, वो चाहे कितने क्यों ना संस्कारी हो। ऐसे में ऐसी सूरत हाल में मैं सलाम करती हूँ बिल्किस बानो के जज्बे और हौसले को कि इतने जुल्म और इतने साजिशों के बाद भी वो अपने हक के लिए खड़ी रही। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, खास करके हम तमाम औरतों की ये जिम्मेदारी है कि और एक बिल्किस हमारे मुल्क में ना हो, और एक बिल्किस के साथ ऐसा जुल्म कभी ना दोबारा रिपीट हो जिससे हमारा मुल्क फिर से शर्मसार हो। हम औरतों को एक अहम किरदार निभाना है। ये किरदार नफरत के ठेकेदारों के खिलाफ, जिनका जिंदगी का मकसद बस यही है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज पर जुल्म किया जाए, उनका जीना हराम किया जाए, कभी गाय के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर। इनको हमारी मस्जिदों से, हमारे हिजाब से, हमारे खाने से या हमारे मदरसों से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें अगर से मसला है तो हमारी आइडेंटिटी से, हमारी शनाख्त से, जिसको ये मिटाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन हुक्मरानों की कठपुतलियों से ये कहना चाहती हूँ, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अब ये जान लो, ये लगातार ये नैरेटिव फैलाते हैं कि मुसलमान खवातीन जो हैं सप्रेस्ड और ओप्रेस्ड है। मैं उनसे ये भी कहती चलूं कि कदम ब कदम इस नफरत की सियासत के खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये जमाना हमें कमजोर नहीं कर सकता, ये फिस्ताई ताकतें हमें कमजोर नहीं कर सकती। हमें हर चीज नजरअंदाज कर देने की आदत हो चुकी है, और इसी की वजह से नफरत की सियासत को बढ़ावा मिल रहा है। हम भूल जाते हैं हमारे ऊपर हुए जुल्म को। नोटबंदी के वक्त की कतार में ठहरा रहना हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कोविड के वक्त गंगा पर तैरती हुई लाशों को। हम भूल जाते हैं नेशनल लॉकडाउन की वो तकलीफें। हम भूल जाते हैं किसानों की वो खुदकुशियां। हम भूल जाते हैं उन माओं के आंखों से गिरते हुए आंसू जिसने अपने जवान बच्चों को खो दिया। हम भूल जाते हैं आसिफा पर हुए जुल्म को। हम भूल जाते हैं रात के अंधेरों में छुपते छुपाते लाशों, जलती हुई लाशों को। हम भूल जाते हैं माओं की इंतजार की आंखें, जिनके अनगिनत बच्चे, बेगुनाह बच्चे जेल की सलाखों के पीछे हैं। हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये सब याद रखना होगा ताकि इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को हम बुलंद कर सके। हम ये समझते हैं कि जो बुरे हालात इस देश में गुजर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ने और आवाज उठाने के लिए हमें कोई मसीहा बचाने आने वाला है। तो ये जान लो, हमारी हिफाजत और हक के लिए, हमारे जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए हमें खुद ही को खड़ा होना होगा। हम लोग आज अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली कई नस्लें हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। अगर आज हम खामोश रहे तो आने वाली कई नस्लों को खामोश रहना पड़ेगा। सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो।
सर झुका के जियो ना मुंह छुपा के जियो, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जियो। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम इनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को मुकम्मल करना चाहती हूँ कि मुल्क भर में जहाँ कहीं भी जुल्म हो, उस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने और रोकने के लिए हम ख़वातीन पहली सफ में इंशाअल्लाह खड़ी रहेंगी। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। താങ്ക് യു ലുബന സിറാജ്. വിശ്രമമില്ലാത്ത സമരജീവിതം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളി എ വാസുവേട്ടൻ. പ്രിയപ്പെട്ട വാസുവേട്ടനെ സമ്മേളനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.